हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 6 में। इससे पहले इस चैप्टर के 5 और लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेशन। सो बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? अभी तक हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान जो भी फूड इनटेक होता है सेल में, उसका यूज होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, और वह एनर्जी हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज होते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है? तो वह इसी के द्वारा यानी रेस्पिरेशन के द्वारा ही एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है। सो ये जो रेस्पिरेशन है यह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग पाथवे के थ्रू होता है। कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है, यानी उनमें रेस्पिरेशन के लिए किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या फिर ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। वो पाथवेज में एक कॉमन बात यह है कि दोनों पाथवे में जो ग्लूकोज होता है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसका कन्वर्जन होता है पायरूवेट में। पायरूवेट, ठीक है। यह एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो चाहे रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या फिर ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में, दोनों में एक बात कॉमन है। वह बात यह है कि जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि पायरूवेट है उसमें होता है। ये प्रोसेस कॉमन है दोनों में, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो या फिर ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है यह साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें यह प्रोसेस टेक प्लेस होता है। जैसे ये हो गया हमारा सेल का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें यह ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और इसका कन्वर्जन हो जाता है पायरूवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब इतना होने के बाद अब ये पायरूवेट 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मतलब किस प्रकार का कंडीशन है? यदि ऑक्सीजन बिल्कुल ऑब्सेंट है, मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2। मतलब अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ऑब्सेंट है, इफ़ O2 एब्सेंट, इसको मैं फिर से ढंग से लिखूंगा लेकिन यहाँ पे पहले समझें आप। यदि O2 बिल्कुल ऑब्सेंट है तो यह जो 3 कार्बन पायरूवेट है यह इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह होता है हमारे ईस्ट के केस में, YEAST, ईस्ट के केस में ऐसा होता है कि वहाँ पे एकदम ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में ये जो पायरूवेट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक दूसरा कंडीशन आता है जहाँ ऑक्सीजन है लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में नहीं, यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। दैट इज देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। वैसे में ये जो पायरूवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब ऑक्सीजन का कमी होता है यानी लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन के कमी में
जो ये हमारा पायरूवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड एनर्जी में। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इथेनॉल जो हुआ हमारे 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो 2 कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया। पहला जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल अब्सेंट है, दूसरा कंडीशन जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये जो होता है ये हमारे मसल्स में होता है। ये ऐसा जो कंडीशन होता है हमारे मसल्स में होता है, मसल्स के सेल में। जैसे कि कई बार हम दौड़ लेते हैं तो हमारे पैर में क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प इसी के कारण होता है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उसके कारण रेस्पिरेशन सही से नहीं होता है, और जो पायरूवेट वहाँ पे होता है उस मसल सेल में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं लैक्टिक एसिड बाद में दर्द करता है जिसको हम मसल क्रैम्प्स बोलते हैं, जो कि आप भी ज़रूर महसूस किए होंगे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आता है जब ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2, O2 बिल्कुल प्रेजेंट हो, इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है, उस कंडीशन में ये जो हमारा पायरूवेट होता है वह कन्वर्ट होता है CO2 में प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है उस केस में जो पायरूवेट होता है वो कम्प्लीटली उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा केस हुआ यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, वहाँ पर ये प्लेस होता है। यानी द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे समझा। इसको हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हैं जो कि NCERT में भी दिया हुआ है और वो बार बार एग्ज़ाम में आता भी है। सो यह जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है यह बता रहा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू वेरियस पाथवे। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है अलग अलग पाथवे के थ्रू, वो यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाया हुआ है। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। यदि एग्ज़ाम में आता है कि वेरियस पाथवे से कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में, तो ये पूरा बनाएंगे। यदि आता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होता है, तो केवल इतना तो सब में कॉमन रहेगा और उसके बाद केवल फर्स्ट वाला ऊपर वाला बना देंगे। यदि आता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में हम केवल इसको बना देंगे, इतना तो सब में रहेगा ही, उसके बाद केवल इसको बना देंगे। यदि आता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो इतना बनाकर फिर उसके बाद इसको बना देंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला। और एग्ज़ाम में केवल इतना आता है कि मतलब डायग्रामेटिकली बताइए कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है थ्रू वेरियस पाथवे। उस कंडीशन में आपको पूरा बनाना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ यहाँ पे ग्लूकोज है। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में उसका सबसे पहले कन्वर्जन हो जाता है पायरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस वहाँ से भी कुछ एनर्जी निकलता है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है ईस्ट में। ईस्ट जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वह यही होता है। सो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में जो ग्लूकोज है, जो पायरूवेट होता है, वह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगला कंडीशन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है। उस कंडीशन में यह जो पायरूवेट है वह लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वह 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और यह कंडीशन हमारे मसल्स में होता है। जब हम बहुत दिनों के बाद दौड़ लेते हैं तो जो मसल्स क्रैम्प्स आता है वो इसी कारण आता है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो है कि
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यह जो पायरुवेट होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में टूटता है, और यह जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इन सभी केसेस में जो एनर्जी निकलता है वह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, यह एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। करेंसी क्यों? जैसे कि हमारे पास पैसा होता है, हम पैसा को हम एक जगह रखते हैं और जिस तरह ज़रूरत होता है उस तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको खर्च करते हैं। सिमिलर एनर्जी जितना भी बनता है वह एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना हम एनर्जी इस एटीपी से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होगा उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी निकलता है वह काफ़ी हाई अमाउंट में होता है इन कंपेरिजन टू द इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जो एनर्जी निकलता है उसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी निकलता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। अब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन, इट इज़ अ एम्फीबोलिक पाथवे। अब इस वर्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे, एम्फीबोलिक क्या है। इट इज़ एन एम्फीबोलिक पाथवे in which exchange of O2 and CO2 take place। रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है इन अ लिक्विड मीडियम। एक लिक्विड मीडियम में, लिक्विड मीडियम क्या हो गया? वो हो गया हमारा ब्लड। एंड O2 इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लिक्विड मीडियम में होता है जो कि ब्लड है, और ऑक्सीजन का यूज़, जो ऑक्सीजन मिलता है, जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज के बाद जो ऑक्सीजन मिला उस ऑक्सीजन का यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। उस ऑक्सीजन से फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फिर उसके बाद एनर्जी निकलता है और वह एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कट कर दूँ कि जो ब्रीदिंग यानी जो हम सांस लेते हैं वह अलग होता है और रेस्पिरेशन अलग होता है। अक्सर हम उसी को समझ लेते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग होता है। इसके बारे में जो डिफरेंस होता है हम आगे पढ़ेंगे। ब्रीदिंग का बस केवल काम होता है कि सांस को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। रेस्पिरेशन उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कैसे एक्सचेंज होता है अंदर, वो कैसे होता है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। पूछा जाए कि आप सांस लेते हैं यानी ब्रीदिंग करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो अक्सर लोग बोलेंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसमें सब गैस हैं। जब हम उसको लेते हैं अंदर तो उसमें पूरा मिक्सचर ऑफ गैस हमारे अंदर जाता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर ऑफ गैस, पूरा गैस हमारे अंदर जाता है, जिसमें सब प्रकार के गैस होते हैं, धुंध कण सब कुछ होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और जब अंदर जाता है फिर वहाँ पे ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ होता है वो फिर ब्लड बाहर की तरफ दे देता है। फिर जो अंदर से आता है हवा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे केवल कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम बता दिए हैं, इन दोनों को आप कभी भी एक ना समझें। एक बार और इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ एम्फीबोलिक पाथवे इन विच एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस। एक ऐसा एम्फीबोलिक पाथवे है जिसमें CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है एक लिक्विड मीडियम के थ्रू और ऑक्सीजन का यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद जो एनर्जी निकलता है वह एनर्जी ATP के फॉर्म में
स्टोर होता है, और यह ATP इट इज़ द करेंसी ऑफ द एनर्जी, जो कि अभी मैंने बताया। हम यहाँ पे देखते हैं एम्फीबोलिक, जो यहाँ पे एक टर्म आया एम्फीबोलिक, उसका क्या मतलब होता है। एम्फीबोलिक मतलब कोई भी चीज़, एम्फी क्या होता है, यानी उसमें दो कैरेक्टर है, जैसे एम्फीबियंस, वैसा जो ज़मीन में भी रहे और वाटर में भी रहे, यानी उसमें दो कैरेक्टर है, इसलिए हम उसको एम्फी बोले। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कोई ना कोई दो कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर है वो है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक एनाबोलिक प्रोसेस होता है और कैटाबोलिक प्रोसेस। जब दोनों एक साथ होता है, एनाबोलिक प्रोसेस और कैटाबोलिक प्रोसेस, जब दोनों एक साथ हो उसको हम एम्फीबोलिक बोलते हैं। अब एनाबोलिक क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट यानी एम्फीबोलिक का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एनाबोलिक होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो कैटाबोलिक होता है। तो एनाबोलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको हम एनाबोलिक पाथवे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो वो हो गया हमारा एनाबोलिक पाथवे। और दूसरा हमारा पाथवे है कैटाबोलिक पाथवे। तो कैटाबोलिक पाथवे वैसा पाथवे जिसमें किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है। तो रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये जो प्रोसेस हो गया वो कैटाबोलिक हो गया। तो चूंकि रेस्पिरेशन में दोनों एक साथ हो रहा है, एक तरफ फूड का ब्रेकडाउन भी हो रहा है और दूसरी तरफ एनर्जी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम रेस्पिरेशन को हमने एम्फीबोलिक पाथवे कहा। ठीक है। तो यहाँ पे एनाबोलिक मतलब ऐसा पाथवे जिसमें किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता हो, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर कैटाबोलिक पाथवे यानी वैसा पाथवे जिसमें किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो ये दोनों को जब एक साथ मिला दिए तो वो हो गया हमारा एम्फीबोलिक पाथवे। तो ये जो है रेस्पिरेशन का स्टैंडर्ड डेफिनीशन होता है, और रेस्पिरेशन को कतई या ब्रीदिंग के इक्वल ना करें, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो कि यहाँ पे मैंने समझा दिया। आप इसको लिखें, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको आप ज़रूर नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि NCERT से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए समझने के साथ साथ नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स हो, तब जाकर के आप बायोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे और मन लगाकर पढ़ पाएंगे। अब हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एग्जांपल में यहाँ पे लिखा होगा मैन, डॉग, कैट्स इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन C6 है, यानी ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसका रेस्पिरेशन होगा, तब यह 6 CO2 6 H2O प्लस 38 ATP, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है, यानी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो यह एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो वह 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 CO2 मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 38 ATP एनर्जी निकलेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी निकलेगा। और ATP क्या होता है, करेंसी ऑफ द एनर्जी होता है। इस तरह हमारे पास क्वाइन होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी 38 क्वाइन ऑफ ATP हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट
का जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसी का यूज होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज होता है फर्मेंटेशन में, और उसी के थ्रू अल्कोहल बनता है। यहाँ पे वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पे था एरोबिक में, वही यहाँ पे भी है। यह भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, केवल इसके ब्रेकडाउन में कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यह 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है। एक मॉलिक्यूल बनता है इथेनॉल का, इथेनॉल जिसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए 2 ATP, यानी यहाँ पे जो एनर्जी निकलता है काफ़ी कम होता है, 2 ATP एनर्जी मात्र निकलता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के अब्सेंस में इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल बनता है C2H5OH, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है CO2, और फिर ATP का 2 मॉलिक्यूल बनता है, यानी एनर्जी का 2 मॉलिक्यूल बनता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो इस तरह से आपने देखा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें 38 मॉलिक्यूल बनता था, एक ही ग्लूकोज से वहाँ पे 38 मॉलिक्यूल बनता था, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में उसी एक ग्लूकोज से मात्र 2 ATP एनर्जी बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इस तरह से हमें पता चला कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ठीक है। आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, चूँकि अब MCQ आने लगे हैं 10th में भी, तो पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP निकलता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP निकलता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस में ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इथेनॉल बना यही अल्कोहल होता है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए यही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ होता है, ठीक है। सो इस प्रकार हमने इस वीडियो में रेस्पिरेशन क्या होता है, उसका कौन कौन सा पाथवे हो सकता है, फिर उसके बाद कितने टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, उसके बारे में पढ़ा। सो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं उसको आप नोट डाउन ज़रूर करें, वरना आपको NCERT से समझ कर लिखने में काफ़ी समस्या होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी हम रेस्पिरेशन का जो आगे का पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।